है दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल केएलपी सूरज। और आज की वीडियो खास होने वाली है क्योंकि आज फिर हम जा रहे हैं एक केस स्टडी करने। और जिनका हम केस स्टडी करेंगे वो हैं गौतम अडानी। अब गौतम अडानी कौन है, तो इनका शॉर्ट इंट्रो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं और एशिया के नंबर 1 सबसे धनी व्यक्ति हैं। मीन्स के वो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट आदमी की सूची में 3rd नंबर पर आते हैं और एशिया में वो 1st नंबर पर आते हैं। और हो सकता है कि जब तक आप मेरी ये वीडियो देखें या हो सकता है जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचे तब तक वो वर्ल्ड में 2nd नंबर पर भी पहुंच सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं गौतम अडानी के बारे में, शुरू से लेकर के अब तक की उनकी जो जर्नी रही है। कई लोग उनके बारे में कह रहे हैं कि उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है या पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या मोदी जी उनको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उन सारे फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अगर हम बात करें गौतम अडानी की, तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था और ये गुजरात में ही हर एक सामान्य परिवार के बच्चे की तरह इनका पालन पोषण हुआ। इन्होंने जो है नॉर्मल, जैसे हर बच्चे नॉर्मल स्कूलिंग करते हैं वैसे इन्होंने भी स्कूलिंग की। और उसके बाद जब इन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो फर्स्ट ईयर करने के बाद इन्होंने 2nd ईयर में कॉलेज को छोड़ दिया। इनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था और ये शुरू से ही बिजनेस मैन बनना चाहते थे। तो बात है सन 1978 की, जब ये मुंबई आ गए। और मुंबई आकर के इन्होंने डायमंड, यानी जो डायमंड को छोटा बड़ा साइज उसका किया जाता है, वो काम ये करने लगे। वो ये काम कर ही रहे थे कि 1981 में, यानी 1981 में इनके जो बड़े भाई थे उन्होंने इनको वापस गुजरात बुला लिया। वहां पर उनकी एक कंपनी थी और वो कंपनी क्या थी, जो प्लास्टिक्स बनाती थी, मतलब ये जो सामान रखने की जो प्लास्टिक्स आती हैं। तो उनका वो कारोबार अच्छे से चल नहीं रहा था और यही वजह था कि 1981 में उन्होंने गौतम अडानी को मुंबई से वापस गुजरात बुला लिया। लेकिन जब अडानी मुंबई से गुजरात वापस आए तो वहां पर उन्होंने उस कंपनी को तो संभाला ही संभाला, साथ ही साथ जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो होता है उसको भी वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझने लगे। और उन्होंने एक चीज समझी कि अगर मैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के बिजनेस को समझ जाता हूँ तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये मेरे लिए बिजनेस में बहुत ही बड़ा चीज साबित होगा। इन्होंने बिजनेस पे बहुत ही ज्यादा फोकस किया और बिजनेस पे फोकस करने के साथ ही साथ एक चीज आप ध्यान देंगे कि ये जितनी भी कंपनियां चलाते हैं या जितनी भी कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, हर कंपनी या तो नंबर 1 है या नंबर 1 होने ही वाली है। यानी इनका मोटो ये है कि मैं जिस भी कंपनी में या जिस भी फील्ड में काम करूं, जिस भी सेक्टर में काम करूं, मुझे उसको नंबर 1 बनाना है। और कहीं ना कहीं यही एक बड़ा रीजन रहा है कि आज वो एशिया के सबसे रिचेस्ट और वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट व्यक्ति बन चुके हैं। लेकिन एक चीज है कि अगर हम बात करें 2018 की, 2018 में इनकी जो नेटवर्थ थी वो 8.7 बिलियन थी और आज 2022 में इनकी जो नेटवर्थ है वो 137 बिलियन प्लस की जो नेटवर्थ है। तो इसका कौन सा इन्होंने काम किया, ये किस तरह की बिजनेस स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं, या उनको क्या ऐसा पॉलिटिकल सपोर्ट मिला कि ये आज इतनी ऊंचाई पर है। तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक नज़र रखेंगे इनकी जो कंपनियां हैं उन पर। तो इस ग्रुप में इनकी जो सबसे पहली कंपनी आती है उसका नाम है अडानी एंटरप्राइजेज, जिसके अंतर्गत ये कोल माइनिंग, यानी जो कोयले का व्यापार होता है वो करते हैं, उसको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। साथ ही साथ जो इनका दूसरा काम है वो है प्राइवेट एयरपोर्ट। यानी आपको याद होगा कि जब सरकार प्राइवेट एयरपोर्ट बनाने के बारे में बातचीत कर रही थी तो इससे पहले एक रूल था कि प्राइवेट एयरपोर्ट सिर्फ वही लोग चला सकते हैं या उन्हीं को उनका कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या वही लोग उसको रन कर सकते हैं जिनके पास अनुभव हो। लेकिन जब सरकार ने ये नियम निकाल दिया कि नहीं, अब जिसके पास अनुभव होगा वो भी लाइसेंस ले सकता है और जिसके पास नहीं है वो भी प्राइवेट एयरपोर्ट जो है चला सकते हैं, तो इससे इनको बड़ा बेनिफिट मिला। और चूंकि इनके पास अनुभव नहीं था, लेकिन इस रूल के पारित होने के बाद ये इंडिया के सबसे बड़े या नंबर 1
प्राइवेट एयरपोर्ट होल्डर हैं, यानी प्राइवेट एयरपोर्ट अगर की बात की जाए तो उसमें ये नंबर 1 पे आते हैं। साथ ही साथ इनकी जो तीसरी कंपनी है अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स, जिसके अंतर्गत ये 13 बंदरगाहों को पूर्व और पश्चिम में मिलाकर के इनके कुल 13 बंदरगाह हैं जिनको ये हैंडल करते हैं, और इससे उनको अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है। और इसके साथ ही साथ वो इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट्स के मालिक भी हैं और उसको ऑपरेट भी करते हैं। इनकी चौथी कंपनी है अडानी ग्रीन, जिसके अंतर्गत ये वर्ल्ड में नंबर 1 पे सोलर पैनल बनाने का काम करते हैं, यानी जितने भी सेक्टर हैं ये कहीं ना कहीं उसमें नंबर 1 हैं या सिर्फ नंबर 1 बनने ही वाले हैं। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना हार्डवर्क कर रहे हैं। इनकी जो पांचवी कंपनी है उस अडानी पावर, जिसके अंतर्गत पावर को जनरेट किया जाता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। साथ ही साथ इनकी जो छठवीं कंपनी है उसका नाम है अडानी विल्मर, यानी इसके अंतर्गत जो फॉर्च्यून ऑयल होता है, खाने वाला जो ऑयल होता है उसको बनाया जाता है और एक बड़ी जो है मात्रा में उसका प्रोडक्शन किया जाता है और पूरे ऑल इंडिया में उसकी जो है सप्लाई की जाती है। और ये काम उन्होंने जल्द ही शुरू किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी वो नंबर 1 बनने ही वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अडानी को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ शेयर्स देती हैं। और अगर उनकी इनकम के बारे में हम बात करें तो जो उनकी इनकम में इतनी ग्रोथ हुई है वो हुई है उनके इन्वेस्टमेंट से, यानी उन्होंने कई जगह जो है शेयर खरीदे थे और आज उन शेयर्स की जो है वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए भी इनकी इनकम में इतनी ज़्यादा उछाल आई है। तो हम इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि अगर कहीं ना कहीं जहाँ पर भी शेयर्स जो इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं अगर उसकी कीमत डाउन होती है तो इनकी इनकम भी या इनकी जो नेटवर्थ है वो भी डाउन हो जाएगी और इनकी पोजीशन जो है नीचे भी आ सकती है। तो भले ही आज ये टॉप पर हैं लेकिन इनको नीचे आते सिर्फ इतनी सी देर है कि शेयर्स कहीं पे नीचे ना आ जाए। अगर हम इन आंकड़ों की बात करें तो आपके सामने मैं एक आंकड़ा रखता हूँ, अडानी टोटल गैस। अब अगर हम बात करें अडानी टोटल गैस की तो ये इन्हीं की एक कंपनी है जो गैस सप्लाई करती है। तो अडानी टोटल गैस की अगर हम बात करें तो 18 मार्च 2020 तक इसका जो स्टॉक प्राइस था वो था 82 रुपये, 82 रुपीज़। लेकिन आज इस तथ्य पर जब हम आज इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसका जो प्राइस है वो बढ़ के 25 यानी 2575 रुपीज, 2575 मतलब क्या, 2575 रुपए आज उसकी वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इनकी इनकम में जो उछाल आया है वो इसलिए ही आया है कि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी, जो स्टॉक्स खरीदे थे, उसके शेयर्स आज बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन वेट, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बतानी है कि ये जो अडानी चचा हैं इनके ऊपर 20 बिलियन का कर्ज भी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये टॉप पर तो हैं लेकिन इनको बॉटम में आने पे ज़्यादा जो है टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर ये इतने ज़्यादा कर्ज में है तो फिर आगे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम बात करते हैं अभी इनके पॉलिटिकल सपोर्ट की ग्रोथ में। अगर हम बात करें इनकी ग्रोथ की तो इनकी ग्रोथ में जो इतना इजाफा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट भी इनको समय समय पर मिलता रहा है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर से मिलता रहा हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से मिलता रहा हो। बहुत से लोग इनको पीएम साहब, जो हमारे करंट पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी कह रहे हैं कि उनका इन पर हाथ है। तो अगर हम इस घटना चक्र की बात करें तो ये बात है तब की जब गुजरात में क्या हुए थे, दंगे हुए थे और उस टाइम गुजरात में बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ था। जो हमारे वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम के, नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने बहुत से लोगों को वहाँ पे इन्वेस्ट करने को कहा लेकिन बहुत से लोग राजी नहीं हुए। उन्होंने एक मीटिंग की और उसमें उन्होंने इंडिया के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनसे जो है बोला कि आप यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करिए कुछ, लेकिन ज़्यादातर लोग राजी नहीं हुए। लेकिन अडानी जी ने वहाँ पर 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया और कहीं ना कहीं इससे इन दोनों में जो है खासा अच्छा खासा रिश्ता बना और उसकी वजह से भी इन लोगों ने दोस्ती निभाई। बात है कि जब एक जगह फॉरेन में, कंट्री में, विदेश में मोदी जी को इनवाइट किया गया था एज ए चीफ गेस्ट और वहाँ पर अडानी जी जो थे वो होस्टिंग कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में मोदी जी को मना कर दिया गया कि नहीं, आप चीफ गेस्ट के तौर पर कार्य वहाँ पर आप नहीं आ सकते। तो अडानी ने भी क्या किया,
कि इन्होंने होस्टिंग करने से मना किया। तो आप देख सकते हैं कि कई जगह जो है ये इन लोगों ने अपनी अच्छी खासी दोस्ती निभाई है, और कई जगह चुनावी रैलियों के लिए या इधर उधर आने जाने के लिए इनको यानी मोदी जी को प्राइवेट प्लेन भी ऑर्गेनाइज किया गया। तो समय समय से ये लोग अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं इनको जो है सपोर्ट पॉलिटिकल भी मिला है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट के, क्योंकि जब तक मोदी जी नहीं थे तब भी वो ग्रोथ कर रहे थे, मोदी जी आज हैं तब भी वो ग्रोथ कर रहे हैं। तो हाँ, खैर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इनको कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला है और कुछ इनकी मेहनत रही है कि वो आज इतने टॉप पर हैं। हम बात करें अडानी के लक की, तो इनका लक भी बहुत तेज है। आपको याद होगा कि 26/11 का जो हमला हुआ था ताज होटल पे, उसमें अडानी जी भी फंसे हुए थे। इनकी कहानी कभी आप देखिएगा यूट्यूब पर जाकर के कि कैसे इन्होंने उसमें खुद कन्फेस किया है कि मैं भी उस होटल में फंसा हुआ था और मात्र 13 फीट की दूरी पर जो टेररिस्ट थे वो एक आदमी को मार रहे थे, एंड आई कुडंट डू एनीथिंग। तो आप इनके लक की भी दाद देनी पड़ेगी कि ये लकी रहे हैं और टाइम टाइम पर इन्होंने हमेशा जो है सर्वाइवल किया है। सो खैर, आज की बात रही गौतम अडानी जी के बारे में। अगला केस स्टडी किसके बारे में होगा वो आप डिसाइड करेंगे। कमेंट बॉक्स इज योर्स। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको अगला केस स्टडी किसका चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट देते रहें, और वीडियो को पूरा देखा करें। हमें मोटिवेशन मिलता है और नई नई वीडियो अपलोड करने के लिए हम जो है करेजियस होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना सपोर्ट किया। चैनल मेरा भी ग्रो हो रहा है, कहीं ना कहीं ये आपकी ही मेहरबानी है। तो इसी के साथ जल्दी ही अगला वीडियो मैं फिर अपलोड करूँगा। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।